हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लर्न। आज हम जस्ट लर्न लॉ के साथ सीखेंगे लीगल करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न लॉ पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने जनवरी से सितंबर की करंट अफेयर्स को देखेंगे, जहां मैंने सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्क्राइब कर दिया है। आप उसको जाके देख सकते हैं। और जैसा कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के डिमांड पे मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम बात करेंगे अगस्त 2022 के लीगल करंट अफेयर्स की, जिसमें हम पहला देखेंगे न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लोकसभा में 5 अगस्त 2022 को किया गया और वहां पे लोकसभा ने 8 अगस्त को इस बिल के लिए अपनी सहमति दे दी और उन्होंने इस बिल में इसका रीनेम किया, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। अगर हम बात करें तो सेंटर ने इसका रीनेम क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ी, तो सेंटर ने इसका रीनेम इसलिए किया क्योंकि इसका वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन बनाना है इंडिया में, और इसके लिए हमें पेंडेंसी ऑफ केसेस जितने भी हैं उनको कम करने में मदद मिलेगी। और अगर हम देखें तो एक न्यू नेम देने से इसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी जो कि नेशन की इंपॉर्टेंस को प्रोटेक्ट करेगी, बनाए रखेगी। अब हम बात करते हैं कि इस बिल में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, क्या क्या नया अमेंडमेंट लाया गया है इस बिल के थ्रू। तो पहला हम यही बताया गया है कि इसमें इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इस बिल का नया नाम दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में बात की है, जो इसके काम को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करता है। और 2019 के एक्ट में जो भी कहीं पे ड्राफ्टिंग एरर्स थी या जहां पे भी रिक्वायरमेंट थी अमेंडमेंट करने की, वो अमेंडमेंट को प्रोवाइड किया गया है। और सेंटर ने जहां पे 2 साल का टाइम पीरियड दिया था कि अगर एक्ट में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो 2 साल में उस डिफिकल्टी को बदल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। वहीं इसके लिए इस टाइम पीरियड को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जिसमें बताया है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो इससे आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि यह एनर्जी की एफिशिएंसी और कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। इस बिल को लोकसभा में 3 अगस्त को लाया गया था, वहीं उसे 8 अगस्त को पास कर दिया गया है। और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में यह अमेंडमेंट लाया गया है। अगर हम बात करें तो इस बिल में क्या क्या दिया गया है, इस बिल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ये रेगुलेट करता है एनर्जी कंजप्शन को। किसके द्वारा? जो बिल्डिंग या इक्विपमेंट या कोई भी अप्लायंसेज या इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी मशीनरी लगाई गई है, उन सभी की एनर्जी कंज्यूमेशन को रेगुलेट करता है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने यह डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स की बात की गई है इस एक्ट में, जिसमें बताया है कि अगर कोई भी डेजिग्नेट कंज्यूमर नॉन फॉसिल सोर्सेस के थ्रू एनर्जी कंजप्शन करता है तो उसे एक मिनिमम शेयर्स का ही हिस्सा लगाना होगा और इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्नॉलेजमेंट गवर्नमेंट को देनी होगी। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर की हम बात करें तो वो इंडस्ट्रीज होती है जो स्टील, माइनिंग या टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल्स का काम करती है, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग रेलवेज या कमर्शियल बिल्डिंग्स। अगर ये डेजिग्नेटेड कंज्यूमर फेल हो जाते हैं इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में तो यह बिल 10 लाख तक की पेनल्टी प्रोवाइड करता है। इस बिल में बताया है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम बनाए
जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑथराइज एजेंसी है वो इसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू करेंगी और इस स्कीम में जो भी रजिस्टर हैं उन कंज्यूमर्स के लिए, और वो उस बिल के अकॉर्डिंग रेगुलेट किए जाएंगे। अगर हम बात करें तो यह स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर करता है कि वह अपनी अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट्स को डिक्रीज कर सकती हैं, और यह बिल एक अलग अलग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है सभी व्हीकल्स के लिए, वेजल्स के लिए जो भी एनर्जी को सप्लाई करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो इसके लिए भी पेनल्टी 10 लाख तक की बताई गई है। अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आर एम्पावर्ड है पेनल्टीज लगाने के लिए जब अगर कोई भी इसके फंक्शंस को डिस्चार्ज प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है इस कंडीशन पे। अब हम आगे बात करेंगे। जगदीप धनखड़ हैज बिकम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जगदीप धनखड़ की हम बात करें तो वह 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने भी राजस्थान में ही अपनी LLB कंप्लीट की है और वह राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे। उसके बाद उन्होंने लोकसभा में अपना कैंडिडेचर एज एन इलेक्टिव कैंडिडेचर रिप्रेजेंट किया और वह झुंझुनू लोकसभा से इलेक्ट हुए। उसके बाद वो 1990 में यूनियन मिनिस्टर बने। अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करें तो उन्हें लोकसभा में 92.94% का वोटिंग उनके फेवर में मिला था और उन्होंने मार्गरेट एल्वा को पीछे छोड़ दिया था। अब हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ लीगल अफेयर्स की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि अब इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना गया है, जहां पे प्रेसिडेंट फर्स्ट है और वाइस प्रेसिडेंट इज सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। अगर वो जब भी उनके सक्सेसर अपॉइंट नहीं किए जाते हैं तब तक वो उस ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे। वो इस ऑफिस को रिजाइन भी कर सकते हैं अपने 5 ईयर के टर्म होने से पहले, और वो रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देते हैं। उन्हें राज्यसभा के द्वारा रिजोल्यूशन के थ्रू भी रिमूव किया जा सकता है, जहां पे लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने अगर पास कर दिया है तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। अब अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी की, तो वाइस प्रेसिडेंट नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनकी 35 एज कंप्लीट होनी चाहिए और वो कहीं पे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कराना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाते हैं। आर्टिकल 16 में बताया गया है इसका, 66 में बताया गया इसका प्रोसीजर। और इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड क्या क्या करता है, जहां पे राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जस्टिस उदय उमेश ललित becomes the next Chief Justice of India। तो इन्होंने CJI NV रमन्ना के बाद जस्टिस उदय उमेश ललित को अपॉइंट किया गया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इसके प्रोसीजर की, तो लॉ मिनिस्टर जो भी प्रेजेंट CJI होता है वह उससे रिकमेंडेशन मांगता है कि अब नेक्स्ट CJI कौन बनेंगे, और वो
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज का रिकमेंडेशन देते हैं। अगर हम बात करें सीजीआई के टेन्योर की, तो उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, बट सीजीआई 65 इयर्स एज तक ही अपॉइंट हो सकते हैं, उसके बाद उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। अब हम बात करें तो एनवी रमन्ना जी ने उन्हें रिकमेंड किया था और वो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्हें 2021 में अपॉइंट किया गया था। और जस्टिस उदय उमेश ललित सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट में, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, जिनका टेन्योर बहुत ही शॉर्ट है, जो कि नवंबर 2022 को खत्म हो जाएगा। जस्टिस ललित की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में अपना डिसीजन दिया है, जैसे कि ट्रिपल तलाक, इसमें भी उन्होंने अपना जजमेंट दिया था। अब अगर हम आगे बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, लोकसभा में इस बिल को अगस्त में इंट्रोड्यूस किया था और दिसंबर में इस बिल को पास किया गया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट किया गया है। अब इस बिल के अगर हम कुछ प्रोविजंस के बारे में बात करें तो ये बिल जो भी ट्रेडिशनल फॉर्मेट चल रहा है उसको आगे बढ़ाता है। इस बिल में इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो भी फौना एंड फ्लोरा की जो भी स्पेसीज हैं और वो अगर कहीं पे भी इंडेंजर हो रही हैं तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उनके लिए अगर कोई भी कन्वेंशन है, इंटरनेशनल ट्रेड की अगर कोई कन्वेंशन है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जिसमें बताया है कि अगर कोई भी उसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है तो वो उसके ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस लेगा और उसका एक शेड्यूल बनाया जाएगा, जिसके द्वारा अथॉरिटीज़ उसको एप्रोप्रिएट फॉर्म में अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जाएगा और अथॉरिटीज़ के लिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देंगी और विच इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिमूविंग और मूविंग अंडर द बिल। अगर हम बात करें स्पेसिमेन की, तो इसमें जो भी पीपल लाइव स्पेसिमेन को पजेस करते हैं उनके लिए एक मैंडेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया जाएगा मैनेजमेंट अथॉरिटीज से और गवर्नमेंट एम्पावर है कि इसके इंपोर्ट, ट्रेड एंड पोजीशन को कंट्रोल कर सके। और अगर कोई भी इस बिल में प्रोविजंस को वायलेट करता है तो इसकी पेनल्टी पहले जहां 25,000 थी वहां से इंक्रीज होके 1 लाख कर दी गई है और यह कंजर्वेशन को रिजर्व करता है, सेंचुरीज और नेशनल पार्क को एक प्रोटेक्शन देता है कि वह प्रोटेक्ट करे फ्लोरा एंड फौना को। आगे हम बात करेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। इसे पार्लियामेंट द्वारा पास कर दिया गया है। इस बिल में हम फीचर्स की अगर बात करें तो क्या प्रोविजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इस बिल में बताया है कि जो भी अगर किसी भी ट्रेडिशनल वेपन्स को, पहले इस बिल में ट्रेडिशनल वेपन्स ही कवर किए गए थे जो मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, बट अब इस बिल में फाइनेंसिंग को भी कवर किया गया है जो कि पहले नहीं किया गया था और इसमें बताया है कि यह मैंडेट है कि आप कोई भी फाइनेंस अगर करता है इन वेपन्स को जो कि प्रोहिबिटेड हैं उसके लिए एक पेनल्टी लगाई जा सकती है और किसी को भी इसका फाइनेंस, इसकी किसी भी एक्टिविटी में फाइनेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसमें एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 12A, जिसमें बताया है कि अ पर्सन शैल नॉट फाइनेंस एनी एक्टिविटी विच इज प्रोहिबिटेड इन द एक्ट। It only puts ban on the manufacturing of weapons or mass destruction, जहाँ पे पिछले एक्ट में सिर्फ इसके
मैन्युफैक्चरिंग पे ही बैन किया गया था, वहीं पे अब इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे भी बैन किया गया है। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जिसे सेटअप किया गया था 1989 में। यह बॉडी स्टैब्लिश की गई थी कि अगर कि सभी लीगल एंड ऑपरेशनल स्टेप्स को प्रमोट करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए एक इफेक्टिव स्टेप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। इस बिल को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अगर हम इस बिल की बात करें तो इस बिल का एम है कि फ्लेक्सिबल करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वर्किंग को और स्ट्रेंथ करता है इन्फोर्समेंट एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। इस बिल में प्रपोज किया गया है कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उसको डिसअलाउ किया जाएगा और केसेस को नेगोशिएट किया जाएगा। अगर हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो चेक करती है और एलिमिनेट करती है ऐसे बिजनेसेस को जो कंपटीशन में हार्मफुल हैं और प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और उनको इंश्योर करती है कि वह ट्रेड को फ्रीडम से इंडियन मार्केट में कोई भी ट्रेड फ्रीली वहां पे एग्जिस्ट किया जा सके। अगर हम बात करें तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो नेगोशिएट सेटलमेंट एंड कमिटमेंट क्लॉज हेल्प करेगा कि जो भी लॉन्ग प्रोसीडिंग्स हैं उसको खत्म कर दिया जाए और एक सॉफ्ट एग्जिट विंडो बनाया जाए जो कि यूनिफॉर्म हो और अगर कोई भी ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत ज़्यादा इल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको खत्म किया जाए। अगर कोई भी इंडिविजुअल या सिंगल मेंबर है, वो 6 मेंबर्स की बोर्ड है, वो एक डिसीजन को ले सकती है। वहीं करंटली इसमें पहले जिसमें बताया था कि जो रेगुलेशन कॉल है वो एटलीस्ट 3 मेंबर्स है उस केस के लिए डिसाइड कर सकते हैं, वहीं आज उसमें 6 मेंबर्स का इंक्लूड किया गया है। अब हमने बात कर ली है अगस्त 2022 के सभी लीगल करंट अफेयर्स की। आप इसमें बने रहिए और हम आगे सारे जनवरी से मंथ तक के सारे लीगल करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट लर्न लॉ।